आज का टॉपिक है वेव्स। वेव्स में आज मैं जो करवाने वाला हूं सब कुछ लगभग सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा। इतने मेन फॉर्मूले जहां से जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पिछले सालों में आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखा। उन क्वेश्चंस के अंदर वो जहां से पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस, वो सब कुछ मैंने देखा आ रहा ध्यान से, और उसके आधार पे ये स्लाइड्स बनी हुई है। क्या क्या करवाएंगे हम आज की क्लास में ये बता रहा हूं मैं आपको। आज की क्लास में देखो, पहले मैं वेव्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, और आपको मजा आने वाला है। मैं बहुत सारे एनिमेशन दिखाने वाला हूं आज की क्लास में, क्योंकि उन एनिमेशंस के थ्रू वेव्स माइंड में जाएगी। कई सारे क्या होता है कि कई लोग ये सोचते हैं कि यार एक महीने से कम समय में वेव्स की ही नहीं जा सकती, समझ में ही नहीं आ सकता, फिजिकल परसेप्शन नहीं आ सकता, क्वेश्चन सोल्व नहीं तो दूर की बात है। आज 1 घंटे के अंदर पूरा फिजिकल परसेप्शन, एक्चुअल में वेव है क्या चीज, उसके सारे फॉर्मूले, उनको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स आपसे होना सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ ध्यान से समझना, 1 घंटे तक कंसंट्रेट करना आपको बस बोर्ड पर, ठीक है। देखिए आप क्या क्या करवाएंगे। वेव्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वेव्स को बेसिकली कैसे वर्क करती है। यहाँ पे जैसे चला के दिखाएंगे आपको जो वेव्स है, ठीक है ना, ये किस तरीके से जो है ये बेसिकली वर्क कर रही है वेव। इसकी इक्वेशंस के बारे में, वेव की इक्वेशन के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाली इक्वेशन हमें याद करनी होगी, और फिर इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वेव की इक्वेशन के बारे में। फिर क्वेश्चन उसके बाद ये जो तीनों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों, इनको कैसे यूज करना है मैं ये तीनों आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है ना, वेव्स के अंदर 3 फेनोमेना होते हैं, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टैंडिंग वेव। इन तीनों की क्या कंडीशन है, इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और बल्कि मैं ये फिनोमेना यहाँ पर कुछ एनिमेशंस के थ्रू होते हुए दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एक एनिमेशन है जिसमें इंटरफेरेंस दिखाया गया है, क्या होता है, इंटरफेरेंस को कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सारी बातें हम याद करेंगे, उनको समझेंगे। उसके बाद ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बातें हैं। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कुछ बातें हैं, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद आगे है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, उसके जो न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कुछ। फिर इंटरफेरेंस के अंदर ही कुछ 3 फॉर्मूले और हैं, ये जो 3 बॉक्सेस बने हुए हैं इनके बारे में और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, ये क्वेश्चंस हैं इसके। फिर उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद बीट्स, कुछ साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके की जो साउंड है वो आपको सुनाई देगी, बीट्स बनती हुई दिखाई देंगी आपको। अभी लास्ट के अंदर देखिए, अब ये बीट्स एक्चुअल में जब आप सुन रहे हो ये बीट्स है, तो जो बीट्स है वो आपको सुनाई देंगी इसके अंदर, ठीक है ना। आखिर ये बीट्स कैसे बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद कुछ और एनिमेशंस हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे इसके अंदर। और फिर ये न्यूमेरिकल्स है, ट्यूनिंग फॉर्क के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत आते हैं, वो मैंने सब उठा लिए इसके अंदर, ठीक है ना, जो ट्यूनिंग फॉर्क के न्यूमेरिकल्स हैं। फिर उसके बाद आपको मैं स्टैंडिंग वेव बनती हुई दिखाऊंगा यहाँ पे कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। इसके अंदर जो है यहाँ पर अगर आप जो है यहाँ पे ये जैसे वेव जा रही है, और अभी आपको जो स्टैंडिंग वेव का जो फिनोमेना है, दिस इज द स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, कैसे बनी, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में, इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। फिर उसके बाद इसके कुछ स्टैंडिंग वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। यार अगर आपको ये सब कुछ जो लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर वो सब कुछ प्रिंटेड चाहिए, पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, तो आपको करना क्या है यार, बिना पीडीएफ के तो आप पढ़ेंगे भी कैसे इसको। आपको लिखने की बजाय पहले से लिखा, क्योंकि 1 घंटे का समय, 1 घंटा तो यार सुनने में और समझने में ही निकल जाएगा, लिखने का तो समय ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इस नंबर पर करना क्या है, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, ठीक है ना। आपको सबसे पहले ये नंबर अपने फ़ोन में सेव करना है, और अपने फ़ोन में सेव करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी नंबर पर भेजना है। इसके अलावा आपको अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ये भी आपको हमारे पास भेजना है। हम आपके पास क्रैश कोर्स से जो जुड़ी सारी चीज़ें भेज देंगे, इवन इसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी आपको मिलती चली जाएंगी, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेव्स, यार सुनो, सबसे पहली बात तो देखिए, आप होता क्या है कि जो वेव्स है बेसिकली
वेव का मतलब क्या होता है, एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, जैसे यहां से एनर्जी गई और यहां तक गई है सपोज, तो बीच में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, वो एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न को बोलते हैं वेव। तो सबसे पहले आप क्या समझे कि जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, जब भी एनर्जी, मैंने क्या बोला, एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो बीच में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो एक स्पेशल पैटर्न जिसका नाम वेव है। यार यहाँ पे पैटर्न दो टाइप के बन सकते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसके अंदर ये मीडियम पार्टिकल्स हैं, ये पहले यहाँ रखे हुए थे, ये वाला पार्टिकल यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। अब जैसे एनर्जी इस तरफ जा रही है तो इन पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑस्किलेट करना शुरू कर दिया। इन पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, ऐसे चम करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने मिलकर एक पैटर्न बना लिया। इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम लोग, वेव बोलेंगे। ये है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की खास बात क्या होती है कि एनर्जी जा रही है इस तरफ और प्रोपगेशन हो रहा है ऐसे इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एनर्जी के प्रोपगेशन की अगर परपेंडिकुलर एसएचएम होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या होती है कि जिधर एनर्जी का प्रोपगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है, वो ट्रांसवर्स वेव है। समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है यार, देखो वेव इस तरफ जा रही है, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे एसोसिएशन कर रहे हैं, वे एनर्जी इस तरफ जा रही है ना, एनर्जी इस तरफ जा रही है ना, तो पार्टिकल्स भी ऐसे ऐसे एसोसिएशन कर रहे हैं पैरेलल डायरेक्शन में। यानी कि जिधर एनर्जी जा रही है उसके पैरेलल में अगर एसोसिएशन हो रहा हो पार्टिकल्स का तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जो पैटर्न बनेगा, ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। यार इसके अंदर तो क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, इसके अंदर तो क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे और इसमें कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं। देखिए आप यहाँ पे अभी ये वाली तो क्रेस्ट है ऊपर, ठीक है ना, और नीचे ये ट्रफ बनेगी, ठीक है, ऊपर क्रेस्ट है और नीचे ट्रफ बनेगी। इसके अंदर कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। जहां पे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक है वहां पे कंप्रेशन और जहां पे दूर दूर है वहां पे रेयरफेक्शन। यहाँ पे इस एरिया के अंदर पार्टिकल्स नजदीक है, कंप्रेशन है। इस एरिया में पार्टिकल्स दूर दूर है, रेयरफेक्शन है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, कंप्रेशन। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्रेस्ट, और यहाँ पे क्या बताइए, ट्रफ। अब बात को समझ गए होंगे। मैंने सिर्फ अभी तक ये बताया है कि वेव दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जिधर एनर्जी जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जिधर एनर्जी जा रही है उसके पैरेलल डायरेक्शन में एसएचएम। ये बात समझ में आ गई आपको। अगला डिस्कशन, यार देखो वेव की इक्वेशन होती है ये वाली, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव इनिशियल, ये होती है। यार एक बात बताओ, एसएचएम की इक्वेशन क्या थी? एसएचएम की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव इनिशियल, यही थी ना, ठीक है। कल की क्लास पहले कर लेना, ये वाली क्लास करने से पहले, ठीक है ना। इसके अंदर अगर मैं kx माइनस के एक्स और जोड़ दूं साथ में माइनस के एक्स, तो ये वेव की इक्वेशन बन जाएगी। एक्चुअल में जब वेव चलती है तो बहुत सारे पार्टिकल एसोसिएशन करते हैं। एक पार्टिकल की इक्वेशन तो थी ये वाली, ठीक है ना, और माइनस के एक्स करने से सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन आ गई, सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन मिक्स होकर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एसोसिएशन करते हैं, कई सारे पार्टिकल एसोसिएशन करेंगे। ये वेव की इक्वेशन याद कर लो आप, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव इनिशियल। यहां पर सुनो y क्या चीज है, जैसे पार्टिकल्स यहां पहले ऐसे थे, यहां से ये पहला पार्टिकल है, पहले पार्टिकल का जो इनिशियल फेज एंगल है वो ये है, ये पहले वाले पार्टिकल का इनिशियल फेज एंगल है, पहले वाले पार्टिकल का इनिशियल फेज एंगल फाइव इनिशियल, ठीक है। a यहां पर एम्पलीट्यूड है, ये जो पार्टिकल्स एसएचएम करेंगे सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा, सबका एम्पलीट्यूड ये वाला है a, ठीक है ना। ओमेगा, सबका ओमेगा सेम होगा। ओमेगा क्या चीज है, जैसे ये पार्टिकल चक्कर लगाते हैं तो इसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है वो नोट कर लो, फिर 2π/t कर दो, 2π/t करने से ओमेगा आ जाएगा। के क्या चीज है यार, के है यहाँ पर एंगुलर वेव नंबर। के क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेव नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है के की, इस के की वैल्यू होती है 2π/λ। लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा होती है वेवलेंथ। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। ये लैम्डा लिख रखा है, लैम्डा क्या पे वेवलेंथ है। यहाँ पे जो ये वाली जो लेंथ है ना, ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, इससे जितनी लेंथ में आ जाएंगे इस लेंथ को बोलते हैं लैम्डा। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, एक ट्रफ और एक क्रेस्ट, ये जितनी लेंथ में आ जाएंगे इस लेंथ को क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है ना। और 2π/λ करने से क्या आता है, के आता है। 2π/λ करने से क्या आएगा, के आएगा। तो यहां पर के 2π/λ है, ठीक है। ये माइनस साइन इस बात को बताता है कि वेव किधर जा रही है। अगर यह माइनस है तो वेव जाएगी इधर, याद रखना, उल्टा है। माइनस साइन का मतलब वेव इधर जाएगी और प्लस साइन का मतलब वेव इधर जाएगी, बस याद कर लो अभी, क्योंकि ज़्यादा समझाने समझने का समय नहीं है, याद करने से ही फायदा है फिलहाल तो। क्योंकि मैं डिटेल में समझाने लगूँ ये माइनस प्लस का क्या चक्कर है तो अभी 15 मिनट इस पर निकल जाएंगे, ठीक है ना। आप ऐसा करो यार, सिर्फ एक बात याद करनी है, अगर यहाँ माइनस साइन है तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, और अगर प्लस साइन है तो वेव इधर जा रही है, ठीक है ना।
इस केस के अंदर यार ये अकेली ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगता है कंप्लीट, तो पूरा का पूरा एक लेक्चर कैसे पॉसिबल है, मतलब यानी 1.5 घंटे का एक लेक्चर लगता है इसके ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी बताना। तो इसको हमें 10 मिनट में सम अप करना पड़ेगा। आपको करना क्या, सुनो मैं समझाता हूँ। ये y तो क्या चीज़ है, सुनो y क्या चीज़ है, जब ये पार्टिकल्स ऐसे हम करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये कितनी हाइट पे है y, ठीक है ना, किस पोजीशन का पार्टिकल, x का मतलब पोजीशन, और किस टाइम पे कहाँ पर है, कितनी हाइट पर है, ये पता लगता है। देखो इसमें 3 वेरिएबल हैं, y, x एंड t, बाकी सब कांस्टेंट है। 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, y, x और t, 3 वेरिएबल है। इसके अंदर सुनो आप ध्यान से, यहाँ से कितनी दूरी का पार्टिकल, जैसे मान लो इस पार्टिकल की बात हो रही है, इस पार्टिकल की, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर दूरी का पार्टिकल है, जैसे कितनी दूरी का पार्टिकल, यानी x की वैल्यू पुट कर दो, कितने टाइम बाद, किस टाइम पर, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से कितनी हाइट पर है, इस हाइट की वैल्यू वो इस y से पता लगेगी। y मतलब यहाँ पे हाइट है, और कितनी दूरी का पार्टिकल है, और किस टाइम पे कहाँ पर है, मतलब कितनी हाइट पर है, ये पता लगता है इस इक्वेशन से। समझ में आ गई होगी आपको। y यहाँ पे हाइट है, क्योंकि सारे यहाँ पर एसएचएम ऐसे हो रही है ना, तो y तो यहाँ पर हाइट हो गया, x यहाँ पे यहाँ पहले वाले पार्टिकल से डिस्टेंस हो गई, और t यहाँ पे टाइम हो गया, क्योंकि हर टाइम पे इसकी हाइट अलग अलग होती है इसलिए, ठीक है ना। ओमेगा होता है 2π/t, k होता है 2π/λ, फाई इनिशियल होता है पहले पार्टिकल का इनिशियल फेज एंगल। ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है, ठीक है, याद होगी आपको ये वाली इक्वेशन। अगला डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए मान लिया जाए कि यहां पर ये एक वेव है, ये जा रही है, पहले सारे पार्टिकल्स रेस्ट में थे, पहले सारे पार्टिकल किस में थे, रेस्ट में थे, ठीक है ना। अब आपको एक बात समझनी है, ध्यान से समझना इस वाली बात को, अगर ये वाली बात समझ आ गई ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको वेव के अंदर। ध्यान से समझना, अब एक बात समझाने जा रहा हूं आपको वेव के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से समझना उस बात को। देखिए आप, रुको समझाता हूं मैं आपको बात। अब एक चीज नोट करना, भी ध्यान से नोट करना, पहले सारे पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, सारे पार्टिकल रेस्ट में, ध्यान से समझना। पहले वाला पार्टिकल उठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे उठेंगे ना, एनर्जी जाएगी। तो यहां से एनर्जी जा रही है, मान लो यहां से एनर्जी जा रही है, तो पहले पार्टिकल्स उठना शुरू करेंगे, ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब एक बात बताइए, ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, अभी बोलते हैं इसका फेज एंगल π/2 हो गया। क्या हो गया इसका फेज एंगल π/2, याद रखो आप, पहले फेज एंगल 0 था। फेज एंगल ये बताता है कि पार्टिकल कहां पर है अभी, ठीक है ना। अगर अपनी हाईएस्ट पे पहुंच गया तो फेज एंगल हो गया π/2, ठीक है ना। अब देखो इस पार्टिकल का फेज एंगल π/2 हो चुका है, इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। अब एक बात बताना, अभी देखना आप, अभी बताइए आप, फिलहाल इसका जो फेज एंगल हो गया पाई हो गया, π/2 ऊपर जाने का, π/2 नीचे आने का, फेज एंगल पाई हो गया, ये बात याद कर लो। एक पार्टिकल ऊपर जाए तो π/2, फिर नीचे आ जाए तो ऊपर जाना प्लस नीचे आना, पाई का फेज एंगल हो गया। फेज एंगल ये बताता है कितना ट्रैवल कर लिया, यानी ऊपर जाके नीचे आ गया, फेज एंगल पाई का मतलब ऊपर जाके नीचे आ गया, ठीक है। अब सुनना, अभी फिलहाल ये नीचे आ चुका है, फेज एंगल इसका 3π/2 हो चुका है, कितना हो चुका है इसका फेज एंगल, 3π/2, ठीक है ना। अब सुनना अगली बात सुनना आप, अभी इसका फेज एंगल हो जाएगा 2π, इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना हो जाएगा 2π, ठीक, इसका फेज एंगल 2π हो गया। जब एक राउंड पूरा कर लेगा तो फेज एंगल 2π, याद रखिए आप, अगर एक पार्टिकल अपना एक राउंड पूरा कर लेता है, एक साइकिल पूरी कर लेता है, तो फेज एंगल 2π हो जाता है, ये बात याद कर लो आप, दिमाग में घुसा लो इस बात को, ठीक है ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ये यार ये अपने आप भाग रहा है पार्टिकल, एक बार को इसको वहां पे रोकते हैं, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहां था, इसने जब अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, तो वेव कितना आगे बढ़ गई, लैम्डा, कितना आगे बढ़ गई, लैम्डा। तो जब अभी इस पार्टिकल का फेज एंगल कितना है 0, इस पार्टिकल का फेज एंगल 0, चला ही नहीं है, तो इसका फेज एंगल क्या है 2π, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस 2π है। फेज एंगल ये बताता है पार्टिकल कितना चला, ये तो चला ही नहीं, इन सब का फेज एंगल 0 है, इन सब का फेज एंगल 0, इसका फेज एंगल 0, इसने अपना एक राउंड पूरा कर लिया, तो इसका फेज एंगल 2π, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 2π का, मतलब जब दो पार्टिकल्स के बीच का गैप लैम्डा हो, जब दो पार्टिकल्स के बीच का गैप लैम्डा हो, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस 2π होता है, ये बात याद कर लो। जब दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस 2π हो, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस बोलते हैं, यानी गैप, उनके बीच का गैप, उनके बीच का डिस्टेंस, वो लैम्डा होता है, ये बात याद कर लो बस आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब सुनना अगली बात, अब ध्यान से समझना, यहां पर ओमेगा को हमेशा 2π/t लिख सकते हो पूरी वेव के अंदर, एक बात ये याद करनी है,
और k को हमेशा 2 पाई बाय लैम्डा पुट कर सकते हो पूरी वेव के अंदर। तो जो वो इक्वेशन थी, जो ये इक्वेशन थी जो हमने याद की थी अभी अभी, ये इक्वेशन आपने याद कर ली होगी यार, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x प्लस फाई इनिशियल। याद कर लो इसको, 4 बार बोलो, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x प्लस फाई इनिशियल, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x प्लस फाई इनिशियल, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस k x प्लस फाई इनिशियल। ये वाली इक्वेशन आपने याद कर ली होगी, 4 बार बोलो पहले तो इस वाली इक्वेशन को, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें जो ओमेगा है होता है वो 2 पाई बाय t, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना। वही चीज इसके अंदर बताई गई है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया गया। यहाँ पे ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाय टी, ओमेगा की जगह लिख दिया 2 पाई बाय टी, के की जगह लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है। टी मतलब टाइम पीरियड, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, यार ध्यान से समझना, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर के अंदर। पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो जो मैंने बात बताई थी उस बात का मैं यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है। ये बात अभी आपको बहुत फायदेमंद है, ये बात आगे समझ में आएगी। एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेव की इक्वेशन लिखी था, राइट द इक्वेशन ऑफ वेव। यार लिख दो यार वेव की इक्वेशन, y इक्वल्स टू a साइन, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। साइन ऑफ ऐसा ही में रखना चाहे ऐसा ही में रख लो, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी कितना यहाँ पे 3.14 स्मॉल टी, माइनस में के एक्स, के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है 1.57, ठीक है ना, माइनस में के एक्स, प्लस में फाई इनिशियल कितना बताइए 3 पाई बाय 2, फाई इनिशियल यहाँ पे 3 पाई बाय 2, हो गया सोल्व। ये इक्वेशन बन गई भाई। मतलब एक बात पता लगी आपको, वेव की इक्वेशन अगर लिखनी है तो एक तो एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड सारे पार्टिकल्स का सेम होता है वेव के अंदर, ठीक है ना। चाहिए टाइम पीरियड चाहिए भाई, बिना टाइम पीरियड के बात नहीं बनेगी। वेवलेंथ चाहिए, क्या चाहिए वेवलेंथ, और पहले वाले पार्टिकल का यहाँ पर ये इनिशियल फेज एंगल 3 पाई बाय 2 है, जो भी है ये चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर इसने लिख रखा है ना स्नैपशॉट इज एट t इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 पे फेज एंगल ये वाला है पहले वाले पार्टिकल का, तो इस प्रकार से आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब ये वाली इक्वेशन याद कर लो यार चुपचाप, अगर ये बातें दे रखी हो तो वेव की इक्वेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, इसके अंदर लिख के दिखा दो बस फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। y इक्वल्स टू a साइन, a की मतलब 4 साइन ऑफ ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई डिवाइड बाय 1.57 स्मॉल t, माइनस में के एक्स, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाय में लैम्डा, लैम्डा कितना हो जाएगा 12.56 के एक्स, ठीक है, प्लस में फाई इनिशियल कितना है 5 पाई बाय 2, हाँ जी फाई इनिशियल कितना है बताइए 5 पाई बाय 2। ये आपके पास वेव की इक्वेशन आ गई, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, ये वाली क्वेश्चन आप कर लोगे। अब सुन लो अगली बात, देखो ये वही बात आ गई यहाँ पे, सुनो आप, अगर दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस पता हो, मतलब उनके बीच का गैप पता हो तो फेज डिफरेंस बता सकते हो, और उनके बीच का फेज डिफरेंस पता हो तो पाथ डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है ना। सुनो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, पाथ डिफरेंस लैम्डा तो फेज डिफरेंस 2 पाई, पाथ डिफरेंस 1 तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस 1 तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा, और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला हो गया इसका, इसको के बोल सकते हो। तो डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा फाई किसके बराबर हो जाएगा के डेल्टा एक्स के बराबर। तो सुनो यार, ये डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस, जब वेव चल रही होती है वेव ऐसे, तो कोई दो पार्टिकल उठा लो, उनके बीच का एक तो होता है गैप पाथ डिफरेंस, और एक होता है उनके बीच का फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब इसका जो फेज एंगल है उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये फेज एंगल क्या होता है, एक चक्कर लगाने पे फेज एंगल होता है 2 पाई, 2 चक्कर लगाने पे होता है 4 पाई, 3 चक्कर लगाने पे होता है 6 पाई फेज एंगल, ठीक है। ऐसे इसका भी मतलब कितने चक्कर लगा लिए वो बताता है, ये कितने चक्कर लगा लिए, ये फेज एंगल ये बताता है कितने चक्कर लगा लिए इस पार्टिकल ने भी। तो चक्कर तो दोनों ने अलग अलग लगाए होंगे ना, बराबर थोड़ी ना लगाए होंगे, तो उनके बीच कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, और एक उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी पाथ डिफरेंस। तो जब वेव चल रही होती है तो चलती हुई वेव के अंदर कोई भी दो पार्टिकल चूज कर लो, एक उनके बीच का, एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस, और उसके बीच में एक रिलेशन होता है, ये फेज डिफरेंस है, ये क्या बताइए फेज डिफरेंस है, और ये क्या बताइए पाथ डिफरेंस है, ये क्या है यहाँ पे पाथ डिफरेंस है, के क्या है यहाँ पे 2 पाई बाय लैम्डा है, के क्या है यहाँ पे बताइए 2 पाई बाय लैम्डा। तो याद रखिए चलती हुई वेव के अंदर, किसमें चलती हुई वेव में कोई भी दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का एक होता है पाथ डिफरेंस, एक होता है फेज डिफरेंस, उनमें एक रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिलेशन बताओ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में, आप क्या बोलोगे डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, माइंड में सेट कर लो, इस फॉर्मूले को 3 बार बोलो आप, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स।
अब सुनो अगली बात, यहां पर देखो यार, जब वेव चलती है ना ऐसे, ये चलती हुई वेव की बात हो रही है इस पे पूरे में, जब ये ऐसी वेव चल रही है इस तरीके से, जो चलती हुई वेव की एक वेलोसिटी होती है, अरे किसी स्पीड से तो चलेगी वो, ठीक है ना, वो होती है न्यू लैम्डा के बराबर। ये कैसे है फॉर्मूला मैं समझाता हूं यार। एक बात बताओ, यहां पर आप मुझे एक बात बताइए, वेव की जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेव की वेलोसिटी लैम्डा डिस्टेंस, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो वेव है ना, लैम्डा डिस्टेंस जितने टाइम में आगे बढ़ जाती है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है। सुनो आप, एक पर जब ये ऐसे होता है ना मोशन, तो ये अपना एक चक्कर जितने टाइम में लगाता है, ये अपना एक चक्कर जितने टाइम में लगाता है उतने ही टाइम में वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लो। ये पार्टिकल अपना एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करता है, ये जो ऐसे जो पार्टिकल हो रहे हैं, ये अपना एक साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। समझ में आ गई आपको बात, लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, लैम्डा कितने टाइम में, टी टाइम में, तो लैम्डा बाई टी, ये क्या हो जाए, डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी आ गई आपके पास, आ गई ना वेलोसिटी, ये वेव की वेलोसिटी है, दिस इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो, वेव वेलोसिटी लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, लैम्डा बाई में टी, ये फॉर्मूला याद कर लो आप। अब सुन लो, यहाँ पे v इक्वल्स टू 1/t को हम लोग न्यू बोल सकते हो, न्यू 1/t को बोल सकते हो न्यू, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा बन गया। याद कर लो, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये एक रिलेशन है, कोई भी दो देगा तीसरा पूछ लेगा। वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की वेलोसिटी, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की वेवलेंथ, इन तीनों के अंदर रिलेशन होता है, कोई भी दो देगा तीसरा पूछ लेगा। याद कर लो, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, 4 बार बोलना आपको ये, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, चौथी बार रह गया था तभी बोल रहा है। अब सुन लो, एक रिलेशन होता है ओमेगा में, k में और v में, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी अभी हो सकता है लेकिन जरूरत नहीं है यार, याद कर लो, ओमेगा इक्वल टू kv, ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा बोल सकते 2π/t। जब भी ओमेगा दिखे ना आपको, ओमेगा दिखे तो तुरंत सोच लेना 2π/t, अगर t पता होगा तो ओमेगा निकल जाएगा, t पता होगा तो ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा क्या होता है, 2π/t, t क्या है यहाँ पे, t इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है पार्टिकल के, या फिर वेव लैम्डा डिस्टेंस जितने टाइम में बढ़ जाएगी वो है ये t। और यहाँ पे k क्या होता है, k होता है 2π/λ, k क्या होता है ये 2π/λ। तो यहाँ पे v वेव की वेलोसिटी है, तो इन तीनों में रिलेशन है, अगर कोई दो पता हो तो तीसरा पता लग जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू kv, मैं ऐसे याद रखता हूँ इसको, ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय, ओमेगा इक्वल टू केंद्रीय विद्यालय, पूरी दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय खुले हुए, बस लगभग बच्चे उसी में जाते हैं, k फॉर केंद्रीय, v फॉर विद्यालय, ओमेगा इक्वल टू kv। तीन में से कोई दो देगा तीसरा से पूछेगा तो आप बता दोगे। हाँ जी, आपने जो है अभी ये वाली चीज पढ़ी, ये वाली चीज आपने समझी, ये चीज समझी, ये तीनों फॉर्मूले याद किए, ठीक है ना। अब ये तो मैंने वेव के बारे में बता दिया, सारी बेसिक बातें आपको बता दी। अब सुन लो अगला डिस्कशन, जरूरी डिस्कशन, सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन ध्यान से समझ लो, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। सुपरपोजिशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, क्या लिख रखा है बोलो, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स। अगर दो वेव्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है, और ये जो फिनोमेना है मिक्सिंग ऑफ वेव्स का, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। अगर दो वेव्स को मिला दिया जाए, दो वेव्स आ रही थी, उनको मिला दिया, एक रिजल्टेंट वेव बन गई, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन। समझ में आ गया आपको। अभी सुपरपोजिशन होता है तीन तरीके का, तीन टाइप का होता है। एक होता है इंटरफेरेंस, एक होता है बीट्स, और एक होता है स्टैंडिंग वेव। इनके नाम याद कर लो, क्या क्या होते हैं बताइए, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टैंडिंग वेव। फिर से कम ऑन, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टैंडिंग वेव। आपको मेरे साथ बोलना, एक बार फिर से बोलो, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। अब सुनो इंटरफेरेंस के बारे में। अगर ऐसी दो वेव्स आपस में मिल जाएं, देखो यार वेव की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई इनिशियल। ये वेव की इक्वेशन है, ये सारी दुनिया को पता है, ये वेव की इक्वेशन है, ठीक। अगर ऐसी दो वेव मिला दें, इसमें मेन जो फैक्टर्स हैं जो कि इस फैक्ट इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सा फिनोमेना होगा, वो तीन फैक्टर हैं। एक तो ओमेगा, एक के, ठीक है ना, और एक डायरेक्शन, माइनस साइन है कि प्लस साइन है, ओमेगा, के और ये साइन। अगर ऐसी दो वेव्स मिला दें जिनका ओमेगा भी सेम हो, के भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ये ओमेगा सेम हो, के भी सेम हो और ये डायरेक्शन दोनों में, या तो दोनों में माइनस साइन हो या फिर दोनों में प्लस साइन हो, ठीक है। साइन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का माइनस साइन, एक का प्लस साइन है। अगर ऐसी दो वेव्स मिला दें जिनका ओमेगा सेम, के सेम, डायरेक्शन सेम, फिर से बोलो, ऐसा फिनोमेना, अगर दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स का ओमेगा सेम, के सेम, डायरेक्शन सेम, अगर ऐसा हो जाए तो उस, और ऐसी दो वेव्स अगर मिल गई तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे,
इंटरफेरेंस, समझ में आया आपको? ओमेगा के एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए यार, आइडेंटिकल वेव्स होनी चाहिए, उन वेव्स को आइडेंटिकल वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुन लो अगली बात, ऐसी दो वेव्स जिनका ओमेगा डिफरेंट, ओमेगा क्या हो डिफरेंट, के क्या हो सेम, डायरेक्शन क्या हो सेम, ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं बताइए? बीट्स। ऐसा फिनोमेना जिसमें ओमेगा अलग अलग होना जरूरी है, ओमेगा अलग अलग होना जरूरी है, ठीक है ना। ये बात याद करनी है, कंडीशन ऑफ द बीट्स, बीट्स की कंडीशन याद कर लो भाई, ओमेगा डिफरेंट होना जरूरी है, बाकी सब कुछ सेम होना जरूरी है। अच्छा सुपर स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव बताइए? ओमेगा सेम, के सेम, डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है भाई। अगर एक वेव इधर जा रही है, एक वेव इधर जा रही है, तो ही बनेगी स्टैंडिंग वेव, अपोजिट में होना जरूरी है, ठीक अपोजिट में, एक में प्लस साइन चाहिए, एक में माइनस साइन चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव। सर एक बात बताओ, ऐसी दो वेव मिले जिनका के अलग अलग हो, सर के, उसको क्या बोलेंगे हम बताओ? यार वो भी सुपरपोजिशन तो है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया गया, साइंटिस्ट लोगों ने उसका कोई नाम नहीं दिया, लेकिन वो भी एक सुपरपोजिशन है। इन तीनों के स्पेशल नाम दे दिए आपको। सर ऐसी वेव जिनका ओमेगा भी अलग अलग हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो, सर उसको क्या बोलेंगे? यार वो भी सुपरपोजिशन तो है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, ठीक है ना। इन तीनों के नाम दे दिए गए, सीधी सी बात है भाई। पहले तो कंडीशन याद कर लो, इंटरफेरेंस की कंडीशन है ओमेगा के डायरेक्शन तीनों सेम, ओमेगा के डायरेक्शन तीनों सेम। और बीट्स के अंदर बताइए आप, बीट्स में ओमेगा अलग अलग, जो दो वेव्स मिल रही हैं उनका ओमेगा अलग अलग, और के और डायरेक्शन सेम, के और डायरेक्शन सेम। और बात करें स्टैंडिंग वेव की, तो ओमेगा सेम, ओमेगा सेम, के सेम, डायरेक्शन अपोजिट। समझ में आ गया होगा, याद कर लिया यार आपने, ठीक है ना। अब सुनो आगे समझते हैं। अब ये आप एक बात बताओ, इसमें क्या हो रहा है ये बताओ, ये जो सुपरपोजिशन हो रहा है इसमें बताओ कौन सा फिनोमेना हो रहा है? इंटरफेरेंस बीट्स के स्टैंडिंग वेव। आंसर पता है क्या इसका? इसमें यार इंटरफेरेंस हो रहा है भाई, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हो रहा है। क्यों? ओमेगा सेम है, के सेम है, डायरेक्शन सेम है, इसलिए। अगर ये दो वेव्स आपस में मिलेंगी, उन दोनों की इक्वेशन लिख दी, दो वेव है उनकी इक्वेशन लिख दी। अब ये बताना है कि ये जो सुपर दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या बनेगा, ये कौन सा फिनोमेना होगा? ओमेगा ये कौन सा फिनोमेना होगा ये बताना है यार। ओमेगा अलग अलग, ओमेगा अलग अलग, डायरेक्शन सेम, के सेम, डायरेक्शन सेम, के सेम, ओमेगा अलग अलग है, तो क्या बनेगी? बोलो बोलो बोलो, बीट्स। हाँ जी, क्या बनेगी बोलो? बीट्स। अच्छा इसमें बोलो ओमेगा क्या है? सेम। ये क्या है? के भी सेम है यार, डायरेक्शन अपोजिट, एक में माइनस एक में प्लस, डायरेक्शन अपोजिट है ना, क्या बनेगा बोलो? मुझे पता है क्या बोल रहे हो आप, मुझे पता है क्या बताऊं क्या बोल रहे हो आप? स्टैंडिंग वेव बोल रहे हो, स्टैंडिंग वेव बनेगा भाई, स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, अगली बात सुनो आप, ये केसेस कर लो यार आप सारे के सारे बता दोगे फटाफट। इसमें देखो ओमेगा अलग अलग है, बीट्स बनेगी। इसमें बोलो ओमेगा सेम है, इसमें तो यार ये इंटरफेरेंस होगा भाई, इंटरफेरेंस। ये वाला बोलो ओमेगा सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है भाई, ये बीट्स बनेगी अभी, नहीं सॉरी स्टैंडिंग वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव। क्या बनेगी ये? स्टैंडिंग वेव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, के क्या है? सेम है, इसलिए, ठीक है। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चंस। अब सुन लो अगली बात, इंटरफेरेंस के बारे में। यार जब भी इंटरफेरेंस होता है ना भाई, इंटरफेरेंस जब होता है तो एक वीडियो है यार, इसका एनिमेशन मेरे पास से डिलीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दो वेव से लेंगे, ठीक है ना। इसकी जो है ना, आपको सिर्फ साउंड के ऊपर ध्यान देना। मैं साउंड इसकी क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने जब पढ़ाया था तो उसी को, जो पुराना वीडियो है, इसकी साउंड को मैं बंद कर देता हूँ और मैं समझा देता हूँ आपको क्या बताया गया इसमें। ये लो जी, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखना आप इसको, इसमें क्या होगा अभी, इसमें क्या देखो, आपको पता नहीं इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन शायद दिख रहा है। देखो दो वेव्स जाती हुई दिख रही हैं, एक तो ग्रीन कलर की वेव है और एक रेड कलर की वेव है। दो वेव दिख रही हैं, एक तो ग्रीन कलर की वेव है और एक रेड कलर की वेव है। दो वेव्स दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही आपको, ठीक है ना। ये इनकी रिजल्टेंट वेव है। ये कौन सी वेव है? रिजल्टेंट वेव है ये वाली, एक ग्रीन एक रेड रिजल्टेंट वेव है, ठीक है। अब ये पता है क्या हुआ, इसमें दोनों ओवरलैप कर गई एक दूसरे के ऊपर। देखो रेड और ग्रीन क्या कर गई एक दूसरे के ऊपर? ओवरलैप। यहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट बन गई, ट्रफ के ऊपर ट्रफ बन गई, ये दोनों की दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गई, तो ये क्या बन गई? रिजल्टेंट वेव। क्या बन गई है? रिजल्टेंट वेव। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, रेड के ग्रीन इसके बैक साइड में भाई, ग्रीन क्या इसके बैक साइड में। तो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल जाए तो एक ये बड़ी सी एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा हो जाता है। देखो एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, इसका भी ए इसका भी ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक ऐसे वेव चलेगी, यहाँ पे कंबाइंड वेव बन गई, रिजल्टेंट वेव बन गई इसकी, ठीक है ना। ये रिजल्ट में बन गई, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। अभी मैं समझाऊंगा, ध्यान से दोबारा समझना, एक बार सिर्फ वीडियो देख लो एक बार, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात बताइए आप, यहाँ पे क्रेस्ट से ट्रफ मिल गई, ट्रफ से क्रेस्ट मिल गई, तो रिजल्टेंट वेव देखो बनी नहीं रही यहाँ पे, एम्पलीट्यूड जीरो।
अगर दो वेव हैं क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट, क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट मिलती है, तो जो रिजल्टेंट वेव है से ये ऐसे बनेगी, रिजल्टेंट वेव एक लाइन बन जाएगी बस, मतलब एनर्जी ऐसे जाएगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। अब सुन लो ध्यान से, मैं समझाता हूँ आगे का डिस्कशन। यार देखो आप क्या है, अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या है। अब ये क्या था, ये वीडियो क्या था, सुनो आप। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की खास बात, उसमें क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलती है, ट्रफ से ट्रफ मिलती है। और डिस्ट्रक्टिव की क्रेस्ट से ट्रफ मिलेगी, ट्रफ से क्रेस्ट मिलेगी। पहले तो इस बात को समझो। देखो यहाँ पे दिखाया गया एक वेव, तो यहाँ पर ऐसे दिखाई गई, यहाँ पे ये वेव है, ये वेव है, एक वेव ये वाली है। अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी रखा हुआ है, इसमें से वेव निकल रही है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से भी एक वेव निकल रही है, मान लो इनको मिक्स कर दिया, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाएगी, ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते? तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो यहाँ पे क्या बनेगी बताइए? इसके अंदर A1 प्लस A2 क्या बनेगा? यहाँ पर ये A1 प्लस A2, ये एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव जुड़ गया आपस में। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब ही जुड़ना होता है, ठीक है ना, और डिस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब ही घटना होता है। अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा क्या लिख रखा है ये। देखो आप यहाँ पे अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुन लो आप, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये देखो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, जब ये आपस में मिलेंगे तो ये मिल जाएंगे ना। तो ये देखो एम्पलीट्यूड ये छोटा रह गया, इसका एम्पलीट्यूड मान लो A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसमें तो A2 बड़ा है ना, A1 छोटा है, तो ये वाली वेव बनेगी छोटी। देखो इसका एम्पलीट्यूड पता है कितना हो जाएगा? इसका A1 माइनस A2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा। इसमें एम्पलीट्यूड घटता है डिस्ट्रक्टिव में, और कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जुड़ता है। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड होता है A1 प्लस A2, क्या होता है? A1 प्लस A2, और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? A1 माइनस A2। समझ में आ गया आपको? अब सुन लो अगली बात। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस कंस्ट्रक्टिव पे, बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव की, ध्यान से समझना। अब एक बात बताऊं, इस वेव का सोर्स ये वाला है और इस वेव का सोर्स ये वाला है। जब आप इसको दोनों को ज्वाइन करोगे तो इसका जो पहला पार्टिकल है, उसका जो पहला पार्टिकल, इन दोनों के जो सोर्स हैं वो भी आपस में टच में आ गए एक दूसरे के साथ, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हुआ? जीरो। इसके पहले पार्टिकल और इसके पहले पार्टिकल जब ये आपस में मिलेंगे तो पहले पार्टिकल एक ही जगह पे हो जाएंगे, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ इनके बीच का? जीरो। तो पाथ डिफरेंस इसमें जीरो है, और जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो फेज डिफरेंस भी जीरो होता है। जब पाथ डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस जीरो, क्यों? वो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, इससे देख सकते हो आप, ठीक है ना। और इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। इसका A1 है, इसका A2 है, तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2। देखो लिख रखा है इसमें, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसमें इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2। इंटेंसिटी क्या होता है? जब ये वेव चलेगी तो एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया इन द यूनिट टाइम। मतलब आप ये समझो यार, इसकी वजह से कितनी एनर्जी पास हो रही है, ये जो वेव चल रही है तो इसकी वजह से कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया से, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी ये बनेगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये बात याद कर लो आप, अभी कहाँ से आई है समझने का टाइम नहीं है, आप याद कर लो कि अगर दो वेव्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कौन सा इंटरफेरेंस हो? कंस्ट्रक्टिव, एक की इंटेंसिटी I1 दूसरे की I2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? दोबारा बोलो, एक वेव की इंटेंसिटी I1, दूसरे की इंटेंसिटी I2, इंटरफेरेंस कौन सा? कंस्ट्रक्टिव। तो जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बोलो, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। 3 बार बोलना है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर इसमें I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाए, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाए, तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, 4I बनेगा। क्या बनेगा? 4I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I हो जाती है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई पूछे ना, दो वेव्स हैं, एक की इंटेंसिटी आई, एक की आई, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? आप बोल देना 4I होगी, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई होगी। जो जनरल फॉर्मूला जो होता है ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, वो ये होता है, मतलब फेज डिफरेंस जीरो की बजाय कोई और हो, π/6 π/3, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा I1 I2 अगर अलग अलग हो तो भी I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक आ जाएगा। अच्छा इसमें इससे कर सकते हो, तो फेज डिफरेंस जनरल हो, जनरल फॉर्मूला ये होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई, रूट के बाहर है ये डेल्टा फाई, ठीक है ना। यहाँ पे ये cos डेल्टा फाई रूट के बाहर है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक वेव की इंटेंसिटी I1, एक की I2। इंटरफेरेंस मान लो ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, जनरल इंटरफेरेंस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें डेल्टा फाई की वैल्यू कुछ भी कर सकते हो, जो दिए यार, जब भी आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछेगा ना तो दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस जरूर देगा। क्या देगा आपके उनके बीच का? फेज डिफरेंस, वो यहाँ पे पुट कर देना बस, ठीक है ना, आ जाएगा। सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी के इस फॉर्मूले से। अब सुन लो अगली बात।
अगली बात सुन लो आप, ये भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सुनो ध्यान से। कैसे? एक सोर्स यहां पे रखा हुआ है, एक सोर्स यहां पे रखा हुआ है, इनके बीच का गैप है लैम्डा। कितना गैप है इनके बीच का? लैम्डा। पार्ट डिफरेंस लैम्डा है। पार्ट डिफरेंस कितना इनके बीच का? लैम्डा। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई, इसमें भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगी, ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगी। इसमें भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाएगी, ट्रफ से ट्रफ मिलेगी। मतलब क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलने के लिए पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, और पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा भी हो सकता है, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। अगर कोई ये कहते ना कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अगर इनमें से, लेकिन लैम्डा बाय 2 नहीं होना चाहिए, लैम्डा बाय 4 नहीं होना चाहिए, लैम्डा बाय 6 नहीं होना चाहिए, यानी कि लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए। लैम्डा के मल्टीपल में 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। अगर पार्ट डिफरेंस ये वाले हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऐसे केस के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगी, ट्रफ से ट्रफ मिलेगी, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 + A2। ये हो जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि पार्ट डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई। यार जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई। और जब पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 पाई। जब पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 पाई। ये सब कहां से निकल रहे हैं? फॉर्मूला बताया था भाई, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स 4 बार बोल रहा था, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको। अब सुन लो, इसमें भी रिजल्ट इंटेंसिटी वही होगी, वही सब कुछ, वही बॉक्स बना हुआ है, एक I1 एक I2, तो रिजल्ट इंटेंसिटी 4I, जनरल फॉर्मूला वही वाला है, सेम। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट डिस्कशन, इसके अंदर जो है, नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर है यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुन लो ध्यान से भाई, मैंने बोला था अगर क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट मिल जाए, क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट मिल जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुन लो आप ध्यान से, यहां पर भाई सुनो, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये मिलेंगे आपस में। कब मिलेंगे? जब पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2 का। इसका जो सोर्स है और इसका जो सोर्स है, इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2। अगर दो सोर्सेज के बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो ऐसे केस में क्रेस्ट से ट्रफ मिलती है, ट्रफ से क्रेस्ट मिलती है, क्रेस्ट से ट्रफ मिलती है, ट्रफ से क्रेस्ट मिलती है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 अगर है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? पाई। उस फॉर्मूले से ही डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स 4 बार बोला था। इसके अंदर सुन लो आप, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बोलो? इसका एम्पलीट्यूड A1 का A2, तो कितना हो जाएगा? A1 - A2 का मॉड्यूलस लगा दिया ताकि नेगेटिव में ना आए। एम्पलीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव में बताते हैं ना भाई, अगर A1 नेगेटिव छोटा हो गया, A2 बड़ा हो गया तो नेगेटिव में कहीं आंसर ना आ जाए, इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया। अब सुन लो, इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी बोलो? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। 4 बार बोल दो इस बात को भी। हाँ जी, 4 बार बोलने का मतलब है यूं ऐसे टिप्स होना चाहिए, जरूरी है बहुत। अगर दो वेव्स आपस में मिल जाएं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दो वेव्स मिले, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब सुन लो अगली बात, यहां पे एक की इंटेंसिटी I1, ये दोनों बराबर है मान लो, इसकी भी I है और इसकी भी I है, इंटेंसिटी इसकी भी I, इसकी भी I। तो ये बताइए, तो ऐसे केस में रिजल्ट इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए? 0। इस फॉर्मूले से 0 ही हो जाएगी। लेकिन ये कहां से आया फॉर्मूला? इस जनरल फॉर्मूले से आया। सारे फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले से आए। इसमें भी अगर आप फेज डिफरेंस ये पुट करोगे ना पाई, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पिछले वाले में भी ऐसे ही, पिछले वाले में 0 था तो 0 पुट करोगे या 2 पाई पुट करोगे तो वो कंस्ट्रक्टिव वाली आ जाएगी इंटेंसिटी। जनरल फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब सुन लो अगली बात, अगर यहां आपको दिखाई दे रहा है ना यार, ये पता है इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? ये वेव यहां से चली थी, ये वाली वेव यहां से चली थी, ये है लैम्डा, ये है लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है भाई। कितना पार्ट डिफरेंस है बोलो? 3 लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है। अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हो जाए, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए? 3 लैम्डा बाय 2, तो ऐसे केस में क्रेस्ट से ट्रफ मिलती है, ट्रफ से क्रेस्ट मिलेगी, ऐसे केस में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ऐसे केस में भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर क्रेस्ट से ट्रफ और ट्रफ से क्रेस्ट मिल जाए तो। यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2, फेज डिफरेंस है 3 पाई। इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो A1 - A2 का मॉड्यूलस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और वही सब कुछ वही है यार। अगर I1 = I2 हुआ तो रिजल्ट इंटेंसिटी 0। ये कहां से निकल के आया? इस फॉर्मूले से निकल के आया। आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर ये पुट करोगे, इस फॉर्मूले के अंदर अगर ये पुट करोगे ना 3 पाई, तो जो आंसर आ जाएगा ना इसके अंदर रिजल्ट इंटेंसिटी का, वो ये निकल के आएगा। समझिए, जनरल फॉर्मूला है ये, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब सुन लो अगला डिस्कशन। यार एक बात बताऊं मैं आपको, अगर एक वेव है, मतलब मान लो यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, सपोज जनरल इंटरफेरेंस हो रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं जनरल इंटरफेरेंस की।
मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आपसे नहीं कर रहा। ये देखो जनरल इंटरफेरेंस में क्या होता है, जनरल इंटरफेरेंस में मान लो एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड है A1, इसको ध्यान से समझना यार, मतलब एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, एक दूसरी वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है A2। मैं ये कहूं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि सर अगर कंस्ट्रक्टिव है तो A1 प्लस A2 हो जाएगा और डिस्ट्रक्टिव है तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इंटरफेरेंस ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव, जनरल इंटरफेरेंस है, मतलब फेज डिफरेंस π/6 π/3 ऐसे है। देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या चाहिए, 0 2 π 4 π 6 π। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या चाहिए, π 3 π 5 π 7 π, ओड में चाहिए। अगर बीच की कोई वैल्यू हो, π/2 हो, π/6 हो, π/3 हो, 2π/3 हो, 5 π/6 हो, ठीक है ना, जनरल बीच का कोई, इनके बीच का कोई एंगल हो और कोई एंगल हो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे बताएं, ना तो ये आएगा A1 प्लस A2 आएगा, ना A1 माइनस A2, क्या आएगा, तो फिर ये आएगा भाई, ये याद कर लो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये A2 है, ठीक कर लो इसको, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, पूरे का रूट है इसमें, पूरे का, इसमें अंडर रूट के बाहर नहीं है, ये पूरे का रूट है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, पूरे का अंडर रूट, 4 बार बोल दो इस बात को, 4 बार। अगर दो वेव्स है, किसका ये तो बताओ फॉर्मूला पहले, किसका है, दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का A2, एक का A1 दूसरे का A2, और उनके बीच का फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई रूट के बाहर। ये हमेशा ही लगा सकते हो फॉर्मूला, कंस्ट्रक्टिव में भी डिस्ट्रक्टिव में भी, जो भी हमेशा लगा सकते हो, आंसर तो वही आएगा इसके अंदर भी। अब सुनो क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसको सुनो आप, यहाँ पे ये A2 है, देखिए आप, एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड 2, एक वेव का एम्पलीट्यूड 6, फेज डिफरेंस π/3, एक वेव का एम्पलीट्यूड 2, एक का एम्पलीट्यूड 6 और फेज डिफरेंस है π/3। आपको क्या बताना है इसके इसके अंदर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है आपको, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू cos π/3, इस पूरे का अंडर रूट, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको बात। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करोगे बताइए, रिजल्ट दो, एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड A1 दूसरे का A2 और उनके फेज का फेज डिफरेंस दे रखा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos π/2 पूरे का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। फिर से अगला डिस्कशन है, सुनो आप, एक वेव है मान लो, उसकी इंटेंसिटी जो है ना, देखो याद रखिए आप, उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एग्जाम में क्या क्वेश्चन, एक ही वेव की बात हो रही है, अगर एग्जाम में कोई कहे कि इस वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर दें तो उसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें, एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। एम्पलीट्यूड को 3 गुना कर दो, एम्पलीट्यूड को 3 गुना करते हैं तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, 9 गुना हो जाएगी, 9 गुना, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर याद कर लो किसी वेव के लिए। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डबल, इंटेंसिटी 4 गुना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर किसी भी वेव की। अभी इंटरफेरेंस की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है ना, एक सिंगल वेव की बात हो रही है। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो, दो वेव्स आपस में मिल गई, तो जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मतलब उनका जो एडिशन है वो जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी हो जाएगी A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बार ये तीनों बॉक्सेस याद कर लो आप, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अभी इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उससे पहले एक बार ये तीनों के तीनों फॉर्मूले अभी इसी वक्त याद करो 5 सेकंड के अंदर। आपने ये वाले तीनों के तीनों फॉर्मूले याद कर लिए यार, 5 सेकंड हो गया यार, इतनी देर में तो 5 सेकंड हो गए बस। यार एक बात बताइए, एक मैंने क्या बताया था कि वेव की जो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा, मान लो कहते हैं कि दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड डबल है, एक का ए है दूसरे का 2a है, इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, बता दोगे आप? 1:4, सीधी सी बात है। अच्छा ये कह दे कि दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड 2 है दूसरे का 3 है, उनको कंस्ट्रक्टिव कर दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा दिया, तब जो इंटेंसिटी आएगी, एक वेव है 3 और एक है 5, ठीक है ना,
उनका भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दिया, तो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो बता दोगे ना, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और ले लो रेशियो। खैर छोड़ो, मैं इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करवा देता हूँ आपको। देखो सुनो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो सुनो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, एक एम्पलीट्यूड 3 है, इनकी इन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। यार ये ना पेपर में आता है एग्जाम में क्वेश्चन इंटेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना है। 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर, पूरे चांसेस हैं, बहुत बार रिपीट हुए पिछले पहले। एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है और एक एम्पलीट्यूड 3 है, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। अभी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टिव डिस्टर्ब कुछ नहीं हो रहा, 2 अलग अलग वेव हैं, एक एम्पलीट्यूड 2, एक का 3, एक का 2, एक का 3, 2 एम्पलीट्यूड हैं, 2 वेव्स हैं, 2 अलग अलग हैं, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो। इसकी इंटेंसिटी होगी 2 का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी दूसरे वाले की 3 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेशियो कितना आएगा इनका 4/9, 4:9 ये आएगा आपके पास, 4:9 आएगा। एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड 4 है, एक का 2 है, इनकी इंटेंसिटी का रेशियो क्या आएगा बताइए, I1/I2 इज इक्वल्स टू 16/4, 4/1 आंसर आएगा, ठीक है ना, आंसर इज 4/1। समझ में आ गया होगा आपको। एक बात बताइए आप, एक वेव है इसकी इंटेंसिटी है 4, दूसरे की वेव है 2, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बताना है। मतलब 2 वेव्स हैं, इनको मिला के इनको मिक्स कर दो, इनकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो ले लो, जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो ले लो, उनका रेशियो बता दो। इनकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है तो कंस्ट्रक्टिव करा दो एक बार अपनी मर्जी से, इंटरफेरेंस जो मर्जी ले लो ना, कंस्ट्रक्टिव करा दो। कंस्ट्रक्टिव में हो जाएगा एम इंटेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई मैक्स, तो ठीक है, और आई मीन क्या हो जाएगा बताइए, आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताइए आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, आई मैक्स अपॉन आई मीन की वैल्यू 36/4 कितना आएगा यहाँ पे 9/1, आंसर आएगा 9:1। एक वेव का एम्पलीट्यूड 3, दूसरे का 1, मैक्सिमम क्या आएगा बताइए आई मैक्स आएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, आई मीन क्या आएगा, आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर 16/4 यानी कि 4/1, 4:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको। अभी सुन लो अगला डिस्कशन। यार एक ट्यूनिंग फोक है, सपोज क्या है ट्यूनिंग फोक, जो ट्यूनिंग फोक जब ये ऐसे वाइब्रेट करता है तो साउंड सुनाई देती है अपने को, ठीक है ना। अगर ट्यूनिंग फोक को, मेरे पास ट्यूनिंग फोक रखा हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको, ये ट्यूनिंग फोक मेरे पास है। इस ट्यूनिंग फोक को, ये ट्यूनिंग फोक है, अगर आप इसको रबर पैड से हिट करोगे ऐसे, तो यहाँ पे कान के लगाओगे, आपको मैं साउंड सुनवाता हूँ, आपको तो सुन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास माइक है, इस माइक के थ्रू सुन जाएगी आपको, ठीक है। आई थिंक साउंड आ रही होगी आपको, ठीक है। और अलग अलग ट्यूनिंग फोक अलग अलग फ्रीक्वेंसी का होता है। जैसे कि मान लो मैं एक दूसरा ट्यूनिंग फोक ले लेता हूँ, ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है मुझे ना, साउंड लगा रही होगी आपके पास, आ रही है ना साउंड आपके पास, अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी है। अब सुना एक और साउंड, कुछ रबर पैड चाहिए हिट करने के लिए, अपने पास कोई, सुना आप, आ रही है साउंड, ये एक अलग टाइप की साउंड है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है ना। एक्चुअल में सुनो आप, जो ट्यूनिंग फोक होता है इसमें साउंड क्यों सुनाई देती है, चक्कर क्या है, या जब ये ट्यूनिंग फोक का ये जो प्रोंग्स होते हैं दो, इनको बोलते हैं प्रोंग्स, जब ये ऐसे ऐसे होते हैं तो यार कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। ऐसे होने से हवा एकदम से वहां से हट जाएगी, खाली जगह हो जाएगी तो रेयरफेक्शन बन जाएगा, फिर आसपास की हवा आ जाएगी मॉलिक्यूल्स फटाफट, फिर जब ऐसे होगा तो कुछ ज्यादा बीट भड़ाका हो जाएगा तो कंप्रेशन बन जाएगा, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन जाते हैं। मतलब हवा की डेंसिटी कम ज्यादा हो जाती है, इससे एयर प्रेशर कम ज्यादा हो जाएगा। एयर प्रेशर कम ज्यादा, हमारे कान में ईयर ड्रम लगा हुआ है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, कम प्रेशर को भी डिटेक्ट कर लेता है, तो वो जब पर्दे के ऊपर पड़ेगा तो वो कम प्रेशर को भी डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना, तो हमें वो साउंड सुनाई देती है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है। बूढ़ों में वो खराब हो जाता है, पर्दा ढीला पड़ जाता है, तो फिर ऐसे केस के अंदर क्या होता है, वो मशीन लगानी पड़ती है उनको, ठीक है। बीट्स समझते हैं हम लोग, बीट्स क्या होता है। देखो बीट्स पहली बात तो साउंड के केस में बनेगी, ठीक है ना। एक बार बीट्स को समझते हैं, बीट्स क्या चीज है।
यार देखो बीट्स में क्या है कि बीट्स के अंदर सबसे पहले तो मैं बीट्स आपको सुना के दिखाता हूँ। बीट्स फिनोमेना एक तो आपको ये पता है कि बीट्स फिनोमेना तब होता है जब ओमेगा अलग अलग हो, ठीक है ना। जब ओमेगा अलग अलग होता है दो साउंड्स का, तो क्या होता है, पहले तो आपको साउंड सुनो, इससे समझ में आएगा कहानी क्या है, ठीक है ना। मैं आपको सबसे पहले तो ये वाली साउंड देखिए 3 बार बजेगी अभी, ठीक है ना। ये साउंड 3 बार बजने वाली है। एक बार साउंड इसकी शायद कम हो रखी है, पहले साउंड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सुनते हैं, 3 बार बजेगी, अब 1 बार बजेगी, ठीक है। अब इस केस में देखिए साउंड कैसे आती है। या देखो क्या होगा कि इसमें 2 साउंड इकट्ठे बजेंगी, एक 440 की, एक 440 की, एक 441 की, दोनों इकट्ठी बजेंगी। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1 हर्ट्ज। तो इसमें 1, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 1, बीट फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। मतलब एक बार साउंड ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी, 1 सेकंड में एक बार ज़्यादा और एक बार कम होगी। ये देखना, आपको ध्यान से सुनना इसको। अभी आएगी 3 बार आएगी वैसे भी। सुना क्या था ये क्या था कि साउंड 1 सेकंड में एक बार साउंड ज़्यादा हुई, एक बार कम हुई, ठीक है। 2 साउंड जब इकट्ठी बजाई गई तो एक बार साउंड ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी। ये थी बीट थी ये वाली। बीट क्या होता है, एक में साउंड ज़्यादा होती है, एक बार कम होती है। और कम और ज़्यादा को मिला के उसको बोलते हैं 1 बीट। कम और ज़्यादा दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, 1 बीट। जब साउंड ज़्यादा आती है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग, और जब साउंड कम आती है तो उसको बोलते हैं वैनिंग। साउंड का ज़्यादा आना वैक्सिंग है, कम आना वैनिंग है, ठीक है ना। और उसको दोनों को मिला के बोलते हैं बीट, 1 बीट बोलते हैं। इसमें बीट फ्री 1 बीट पर सेकंड बजी क्योंकि इनका डिफरेंस एक था, दोनों का डिफरेंस एक था। अब देखना आप यहाँ पे डिफरेंस 5 है, 2 साउंड बजेंगी, एक 440 की, एक 445 की, तो 1 सेकंड में 5 बीट बनेगी क्योंकि इनका डिफरेंस 5 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5। तो 1 सेकंड में कितनी बीट बनेगी, 5। मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर 5 बार साउंड मैक्सिमम होगी, 5 बार मिनिमम होगी। अब ध्यान से सुनिए इसको। अभी आने वाली साउंड, सुना आपने, 1 सेकंड में 5 बार बजी थी, 1 सेकंड में 5 बार। अब बीट फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें देखो 440 और 455 डिफरेंस है 15 का। तो बीट फ्रीक्वेंसी 15 की होगी, 1 सेकंड में 15 बीट बजेंगी, मतलब 15 बार साउंड मैक्सिमम होगी और 15 बार साउंड मिनिमम होगी। चेक करके देख लो आप, देखते हैं इसको। आपको समझ में आ गया? समझ में आपको पता है क्या है, सुनो आप ध्यान से। अगर दो साउंड इकट्ठी बजाई जाए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, तो ऐसे केस में बीट सुनाई देती है। और बीट का मतलब क्या होता है, साउंड का कम ज़्यादा होना। एक बीट में एक बार साउंड ज़्यादा होती है, एक बार कम होती है। जब साउंड ज़्यादा आती है तो वैक्सिंग बनती है, और जब कम आती है तो ऐसे केस में वैनिंग बनती है, ठीक है। अब सुन लो अगला डिस्कशन। मैं आपको यार देखिए, इसके अंदर जो है, सुन आप, इसके अंदर क्या होता है कि मैंने क्या बताया कि एक बार साउंड ज़्यादा होगी, एक बार कम होगी। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर जब 2 वेव जाती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है, रिजल्टेंट ग्राफ। एक बार तो ये पीक आ जाएगी इस ग्राफ की, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा, और एक बार एम्पलीट्यूड कम, फिर एम्पलीट्यूड ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, ऐसा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यार मान लो बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक वेव की फ्रीक्वेंसी ν1, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ν2, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ν1 माइनस ν2। याद रखिए आप, ये याद कर लो कि बीट फ्रीक्वेंसी होता है ν1 माइनस ν2। याद रखिए आप, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ν1 माइनस ν2। बीट फ्रीक्वेंसी होती है ν1 माइनस ν2। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ν1 माइनस ν2। मतलब 1 सेकंड में कितनी बीट बजेंगी। और एक बीट क्या होता है, एक बार साउंड जाता है, एक बार कमाई, मिला के 1 बीट है। तो 1 सेकंड में कितनी बीट बजेंगी, ν1 माइनस ν2 का मॉड्यूलस, ठीक है ना। और टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा कर दो, टाइम पीरियड ऑफ 1 बीट आ जाएगा। और 2 कॉन्जिक्यूटिव वैक्सिंग्स के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो इतना होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव वैनिंग्स के बीच का टाइम डिफरेंस होगा वो इतना होगा।
एक वैक्सिंग और एक वेनिंग के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा वो इतना होगा। याद रखिए, आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, इसके क्वेश्चंस को ध्यान से समझना आपको, ठीक है। देखिए आप मान लेते हैं कि यार एक इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा एक होता है लोडिंग, मतलब ये वैक्सिंग अलग है, कोई कहते हैं ट्यूनिंग फोक की वैक्सिंग कर दी गई, यानी ट्यूनिंग फोक की लोडिंग कर दी गई, ये वैक्सिंग वर्ड अलग है। एक वैक्सिंग होता है जब साउंड मैक्सिमम आती है तो उस फिनोमेना को वैक्सिंग बोलते हैं, साउंड मिनिमम आती है उसको वेनिंग बोलते हैं, लेकिन ये वाला वैक्सिंग का मतलब है लोडिंग। ट्यूनिंग फोक की लोडिंग क्या होती है, अगर एक ट्यूनिंग फोक है, जैसे अगर इसके ऊपर मोम चला दिया जाए, यहाँ पे मोम लोड कर दिया जाए, मोमबत्ती को पिघला के ऐसे लोड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 480 है, रबर पैड से हीट करके ऐसे लगाओगे तो 480 की फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ना, वो फ्रीक्वेंसी कम पड़ जाएगी इसकी अगर लोडिंग। और फाइलिंग कर दी, फाइलिंग क्या होता है, ऐसे इसको घिसा दिया, रेती से यूज करके इसको घिसा दिया, ऐसे पतला कर दोगे, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, अगर इसकी फाइलिंग कर दोगे तो इस केस के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, 480 का हो सकता है 500 हो जाए, ठीक है ना। अब देखो इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। होता क्या है कि क्या कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी है 4, यहां पे एक ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 200, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसकी 200 है, इसकी बतानी है। और ये कह रहा है जब इनको इकट्ठे बजाया जाता है, जब दोनों को इकट्ठे बजाया जाता है तो बीट फ्रीक्वेंसी आती है 4। बीट फ्रीक्वेंसी 4 का मतलब हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी 200 है तो इसकी और इनका दोनों का डिफरेंस 4 के बराबर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 के बराबर। मतलब या तो इसका आंसर क्या आ सकता है 204, या कितना आ सकता है 196। इसके साथ भी डिफरेंस 4 है, इसके साथ भी डिफरेंस 4 है, लेकिन आंसर तो एक ही बताना है आपको, आंसर तो एक ही बताना है, इन दोनों में से आएगा आंसर तो, क्योंकि इनका डिफरेंस दे दिया 4। दो साउंड है, उन दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वही होती है बीट फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी है 200, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी करें कि डिफरेंस 4 आ जाए, तो यहां पे दिया तो 204 करोगे अपने। इन दोनों में से अब कैसे बताएं, तो आप एक काम करो, इसको सही मान लो, एक बार मान लेते हैं सही है, अभी पता लग जाएगा गलत है कि सही है। ये कह रहा है कि अब आगे इसने इंफॉर्मेशन दी है, अगर फर्स्ट ट्यूनिंग फोक यानी कि ऊपर वाले को अगर लोड कर दिया जाए, मतलब इसको घटा दिया जाए, तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, मतलब इनका डिफरेंस घट जाएगा। देखते हैं, इसको घटा दिया 200 से एक कम कर दो, एक बार 199 कर दिया, अब ये सही मान रखा है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 5, डिफरेंस तो बढ़ गया, डिफरेंस तो बढ़ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर ये है उसका। इस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैं और क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, इसको दोबारा सुन लो थोड़ा बैक करके वीडियो को। अब अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। ये क्या कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 160, इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, और इनका डिफरेंस दे रखा 6, इसकी फ्रीक्वेंसी 160, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ अगर डिफरेंस 6 है तो। अगर डिफरेंस 6 है तो आंसर क्या आएगा इसका, या तो आएगा 166 या फिर आएगा 156, दोनों में से एक आएगा, या तो आएगा 166 या फिर आएगा 156, इन दोनों में से एक आने वाला है। अभी क्या कह रहा है कि अगर सेकंड ट्यूनिंग फोक को लोड कर दिया जाए, लोड का मतलब ये हुआ, तो बीट फ्रीक्वेंसी लोड का मतलब ये हुआ कि इसी कम करनी है, मतलब एक बार ये सही मान लो आंसर, एक बार इसको सही मान लेते हैं कि ये सही है। इसको लोड कर दिया, लोड कर दिया मतलब कितनी होगी इसकी 165, लोड करने से तो कम ही होगी। इनका डिफरेंस कितना हो गया, अब इनका डिफरेंस कितना हो गया 5, इनका डिफरेंस तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, तो घट गई, पहले 6 थी अब कितनी होगी 5। इसने बोला भी है कि बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी यार, ये सही है, इसका मतलब सही आंसर है यही, ठीक है। अब सुन लो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसकी 300 है, इनका डिफरेंस है 5, डिफरेंस कितना है 5, यानी या तो 305 होगा या फिर कितना होगा 295 होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ट्यूनिंग फोक की फाइलिंग कर दी पहले वाले की, इसको सही मान लेते हैं एक बार, एक को तो सही मानना पड़ेगा कि इसकी फाइलिंग कर दी, मतलब इसकी बढ़ा दी, कितनी कर दी 306 कर दी। अब इनका डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया, और इसने क्या बोला है बढ़ ही जाता है, तो इसका मतलब फिट बैठ गया, इसका मतलब ये सही है, 305 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब सुन लो स्टैंडिंग वेव के बारे में, लास्ट टॉपिक। यार स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि एक वेव जाएगी अभी, ठीक है ना, और वो वापस टकरा के भी आएगी। एक वेव लगातार जा भी रही होगी और आ भी रही होगी वो टकरा के, एक वेव लगातार जा रही है जा रही है जा रही है, और वही वाली टकरा के आएगी भी अभी, ठीक है ना। हम इसका एक वीडियो चला रहे हैं अभी, एक वेव अभी जाएगी और फिर ये ऐसे एक वेव जा रही है, फिर वो आएगी टकराएगी, रेड कलर की वेव जा रही है, एक ब्लू कलर की टकरा के वही रिफ्लेक्टेड वेव होगी, फिर दोनों मिक्स होंगी। शुरू में तो आपको
इंसिडेंट वेव है ये कौन सी वेव है? इंसिडेंटिंग वेव। ये भी दिखेगी, रिफ्लेक्टेड भी दिखेगी और रिजल्टेंट भी दिखेगी। शुरू में रिजल्टेंट नहीं दिखाएंगे हम, फिर थोड़ी देर बाद रिजल्टेंट दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। एक रिजल्टेंट वेव कैसी बनती है ये ध्यान से देखना आप, कि जब एक इंसिडेंट वेव जाती है और रियलिटी में तो दोनों ही नहीं दिखेंगे, रियलिटी में तो रिजल्टेंट वेव दिखेगी बस, रियलिटी में तो रिजल्टेंट दिखेगी, लेकिन यहाँ एनिमेशन में दिखा ही सकते हैं हम। एनिमेशन में देखो रेड भी दिख रही है, ब्लू भी दिख रही है, जाने वाली वेव भी दिख रही है, आने वाली वेव भी दिख रही है, ये लगातार जा रही है, हम एनर्जी लगातार भेज रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही है, ठीक है। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, रियलिटी में ऐसा नहीं दिखेगा, तो एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। रियलिटी में तो सीधा स्टैंडिंग वेव दिखेगी आपको, रिजल्टेंट वेव दिखेगी, लेकिन यहाँ पर तो मैंने दोनों को अलग अलग दिखा दिया। अब आपको मैं रिजल्टेंट वेव भी दिखाऊंगा, रिजल्टेंट वेव, ठीक है ना। अभी देखना रिजल्टेंट वेव मैं दिखाऊंगा आपको, रिजल्टेंट वेव थोड़ी देर बाद आपको दिखेगी। इसमें क्या हो रहा है सुनो आप, एक बार क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाती है, ट्रफ से ट्रफ, और एक बार ट्रफ क्रेस्ट आपस में मिल जाते हैं। एक अजीब सा मतलब जो है आपस में सुपर पोजिशन हो रहा है, ठीक है ना, एक अलग टाइप का। इसमें रिजल्टेंट वेव ये ऐसी दिखेगी, ये जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ना, दिस इज द रिजल्टेंट वेव यार। ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, यही यहाँ पर रिजल्टेंट वेव है। दिस इज द रिजल्टेंट वेव है, जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, यही रिजल्टेंट वेव है यहाँ पर, ठीक है। अब जब रिजल्टेंट वेव दिखेगी तो ये रेड और ब्लू तो दिखनी नीचे, बात सही है, तो जानबूझ के दिखा रखा है एनिमेशन में। अब इनको मैं हटा दूंगा, रेड भी हटा दी, ब्लू भी हटा दी। अब इस केस के अंदर क्या चल रही है, ये यही है, दिस इज द स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव ऐसी बनती है, जब एक वेव जाती है और एक आती है तो रिजल्टेंट वेव ऐसी बनती है। ये बात माइंड में सेट कर ले। इस रिजल्टेंट वेव में कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जहां के पार्टिकल हिलते भी नहीं है, वहीं रहते हैं। देखो ये वाला पार्टिकल यहीं का यहीं है, ये वाला पार्टिकल यहीं का ये पार्टिकल यहीं है, ये पार्टिकल इनको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इन पार्टिकल्स को? नोड बोलते हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करते हैं। देखो हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड कर रहा है, ठीक है ना यार। यहाँ पे देखो आप, इस केस के अंदर थोड़ा स्लो कर दिया गया इसको स्लो समझने के लिए, लेकिन आप ये एक बात देखो, ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर रहा है, ये पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। तो जो पार्टिकल, जिस पोजीशन का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करे, ठीक है ना, जिस जगह का पार्टिकल मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। क्या बोलते हैं उस जगह को? उस जगह का नाम है एंटी नोड, ठीक है। और जिस जगह का पार्टिकल मिनिमम एम्पलीट्यूड शो करे, यार सुनो आप ध्यान से, रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी, यही वाली वेव थोड़ी देर में यहाँ जाएगी, फिर यहाँ, ये यहाँ, ऐसे होता रहेगा। तो इसके अंदर होगा ये कि ये वाली जो पोजीशन है, इस पार्टिकल का पोजीशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड। और इस पोजीशन क्या बोल रहे हैं? नोड, क्योंकि पार्टिकल हिल भी नहीं रहा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इन ए स्टैंडिंग वेव देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें क्या बनते हैं? नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, ठीक है ना। पोजीशन वेयर द पार्टिकल्स हैव जीरो एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड्स। नोड्स किनको बोलते हैं? जहां पे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो हो। एंटी नोड्स किसको बोलते हैं बताइए? जहां पे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अच्छा, गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स λ/2 होता है। ये एक नोड है और ये एक नोड है, इनके बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है बताइए? यहाँ पे λ/2। इस नोड और इस नोड के बीच का गैप कितना होगा बताइए? λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप होता है λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का गैप कितना होता है बताइए? ये भी λ/2 होता है, ये भी एक एंटी नोड है, ये एक एंटी नोड है, इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा यहाँ पे? λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का गैप λ/2, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप λ/2 होता है। गैप बिटवीन ए सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड, ये एक नोड है और ये एक एंटी नोड है, इनके बीच का गैप कितना होता है बताइए? यहाँ पे λ/4, ये λ/4 होता है। ये बात याद करनी है आपको, ठीक है ना। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का गैप कितना होता है बताइए? λ/4। ये रिजल्ट आपको याद करने हैं, ठीक है ना। आई थिंक जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी जो मैक्सिमम हो सकती थी 1 आवर के अंदर। वेव्स के अंदर जितना मैंने कंटेंट करवाया उसी में से आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। आपको जो है ना इसकी जो PDF है वो लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है। किसी भी प्रकार के आप मन में आपके क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।